कराची के मसाइल की बात करेंगे कि पता नहीं वो हल होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं, लेकिन बयानबाजी जो है वो पूरी तरह से इस वक्त जारी है, ऑपोजिशन की हो, हुकूमत की हो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कराची की अबतर सूरत हाल पर बिलावल आओ कराची तुम्हें बुला रहा है मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया। अच्छा, उन्होंने मुनफरिद से मुहिम, बिल्कुल ये मुहिम तो उन्होंने ऐलान किया इसके शुरू होने का। उन्होंने कहा है कि बिलावल आओ मुहिम में शहरियों को शिरकत की भी दावत दी और फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कहा कि शहरियों को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि आओ बिलावल कराची तुम्हें बुला रहा है कि स्टिकर्स पोस्ट करें, ये भी मुहिम का हिस्सा है, उन्होंने ये भी कहा है। और बिलावल कहते हैं कि ज़्यादा बारिश हो तो ज़्यादा पानी आता है, हम कहते हैं कि बिलावल जब आते हैं तब कराची साफ़ होता है, ये फिरदौस शमीम नकवी साहब कह रहे हैं। और पीटीआई रहनुमा ने कहा है कि हमारी तजवीज़ है बिलावल कराची के दौरे करते रहा करें। शहर में गटर के ढक्कन की बात तो क्या की जाए, वो कह रहे हैं कि गटर ही मौजूद नहीं, बिल्कुल गटर भी नहीं है वो कह रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सड़कें टूटी हैं मगर कोई मुरम्मत के लिए नहीं आता है। उन्होंने मजीद ये कहा कि 2 हफ्ते में बिलावल आओ पर स्टिकर बनाकर अवाम को दूंगा, अवाम स्टिकर्स के लिए हमसे राब्ता भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बात करेंगे फिरदौस शमीम नकवी साहब भी हमारे मौजूद हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। बड़ी मुनफरिद सी ये मुहिम है, पहली बार देखा है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के जो रहनुमा हैं, जो सरबराह हैं, उनके लिए एक मुहिम चला रही है। जी बिल्कुल, देखिए हमने अभी ये देखा कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब के साथ बिलावल निकले शहर के चंद इलाकों में और वो देखा कि उन इलाकों में बड़ी खूब सफाई हो गई। तो बिलावल आता है तो सफाई होती है या होता है ये नहीं मुझे पता क्या होता है, लेकिन हमें खोता जरूर बनाया जा रहा है 13 साल से और ये शहर बिलबिल आ रहा है। अगर हमारा शहर साफ हो सकता है बिलावल के बुलाने से, तो मैं शहरियों को दावत दे रहा हूँ कि जहां उन्हें कूड़ा का ढेर नजर आए वहां स्टिकर लगा दे और फिर आप लोगों से कहूंगा कि जाके देखें इस पूरे शहर में कितने स्टिकर लगे हुए। बिल्कुल, तो ये स्टिकर मैं देने को तैयार हूँ, मेरी पार्टी देने को तैयार है। जिधर गटर नहीं है तो गटर बुलाता है, जिधर सड़क नहीं है वहां सड़क बुलाती है, और जहां बस पुरानी है तो नई बस मांगता है ये शहर। इससे कि शहर लाहौर में कहते हैं कि कोई बस ऐसी नहीं जो एयर कंडीशन नहीं, और कराची शहर वो शहर है जो कहता है कि यहाँ कोई बस एयर कंडीशन नहीं। और इस तरह बिलावल साहब स्टेटमेंट दे रहे थे जैसे उनकी हुकूमत कोई नौजायदा हुकूमत है, कल ही उनको इख्तिदार मिला है। ये भूल गए कि 13 साल से वो इस शहर के में रह रहे हैं और 13 साल से नकवी साहब आप ये मुहिम तो शुरू कर रहे हैं, इस मुहिम के शुरू करने के मकासद से भी हमें बताइएगा कि इसका मकसद क्या आखिर, ये जो मुहिम आप शुरू करें बिलावल आओ। देखिए 2 चीजें हैं ना। पहली चीज तो ये हम सबको एक साफ सुथरा शहर, एक फंक्शनल सिटी चाहिए। हमें ऐसा शहर चाहिए जिसमें बिल्डिंगें न गिरती ना हो, जिसके दफ्तरों में रिश्वत चलती ना हो, जहां काम वक्त पे हो जाते हों, लोगों की शिकायतों के ऊपर कोई रद्द अमल आके चीजें दुरुस्त होती हैं। अच्छा, इस शहर के हालात इतने अबतर हैं और हर कोई इसके अबतर हालात का जिक्र कर चुका है। ये वो शहर है जो सिंध की हुकूमत की 95% रेवेन्यू देता है और वफाक की 38% रेवेन्यू जो है कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन जनरेट होता है और 55% कलेक्ट होता है इस शहर में। और उसके बावजूद इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल इतना खराब था कि समझ में नहीं आता, और कोई काम जो है सिंध हुकूमत करती है। फायर टेंडर्स कौन बना के लाया जनाब अली? वो वफाकी हुकूमत ने 52 फायर टेंडर दिए। इस वक्त मास ट्रांजिट का ऑरेंज लाइन उनका अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, 6 साल सही है। और अब ग्रीन लाइन शुरू हो रही है लेकिन ऑरेंज लाइन उसके साथ नहीं शुरू होगी, इससे कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मुकम्मल हुआ हुआ। रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, मलीर एक्सप्रेसवे, ये सब ख्वाब दिखाए जाते, जमीन पर कोई काम पिछले 13 साल में होता हुआ देना। ठीक है। नकवी साहब जब आप ये फरमाते हैं ना सर, जब आप ये फरमा रहे हैं कि जब बिलावल आते हैं तब जो है शहर साफ नजर आता है, तो जो बिलावल हैं वो आते रहा करें ताकि शहर साफ हो गए। बड़ी खतरनाक बात है आप लोगों के लिए भी कि शायद बिलावल तो चाहते हैं कि शहर साफ हो, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि शहर साफ हो। नहीं जी, सॉरी, वो सिर्फ काम करते हैं कि बिलावल के सामने अच्छे रहे। अच्छा, बिलावल को सब पता है। क्या अच्छा। बिलावल टीवी नहीं देखते?
क्या आपने पिछले साल बारिशों का हाल नहीं दिखाया था? इस साल तो शुक्र अदा किया जाए कि ये 3 बड़े नाले वफाक ने साफ कर दिए कि शहर डूबा नहीं, वरना जो बाकी 42 नाले उन पे कोई काम नहीं हुआ। सही। तो ये तो मैं एक तंदन देखे, आप सियासत के अंदर सरकाज़म और सिटीजन एक्टिविज्म को डाउन प्ले मत कीजिए। शहरियों को अपने शहर के बारे में कंसर्न होना चाहिए और उस कंसर्न को 2 तरीके से इज़हार किया जा सकता है। वो खुद बयान कर सकते हैं, हिमायत कर सकते हैं, वोट के जरिए कर सकते हैं। मैं उनको एक और मौका देना चाहता हूँ कि भाई हाथ से लिखो, हाथ से नहीं लिखना चाहते तो मुझसे स्टिकर मंगा लो कि बिलावल हम बुला रहे हैं। ठीक है नकवी साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वफाकी हुकूमत ने भी कराची के अवाम के मसाइल हल करने के लिए वादे किए थे। आप अब जो वादे हैं वो जो किए गए हैं, आप समझते हैं कि वो वादे तकमील की जानिब हैं? जी, वो आप देखते जाइएगा कि अक्टूबर में ग्रीन लाइन शुरू हो जाएगी। इंशाल्लाह KCR का संग बुनियाद इस माह रखा जाएगा और K4 के रीस्टार्ट ऑफ वर्क जो है वो मैं अगले 1.5 से 2 माह के अंदर समझता हूँ कि काम शुरू हो जाएगा उस पर दोबारा। और फ्रेट कॉरिडोर का जो मंसूबा था वो है, और नालों की सफाई का तो काम आप खुद ही दिखा रहे हैं, टीवी पे हो रहा है जो वफाक। इसके अलावा SDG गोल्स के तहत शहर के छोटी सड़कें, पार्क, गलियां, गटर लाइनें, डिस्ट्रॉयड वाटर लाइन्स, इन सब की रिहैबिलिटेशन के लिए कराची से जो हमारे MNAs हैं और MKM के MNAs हैं, उनको क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही और लोगों की एक्सपेक्टेशन हमसे है, तो हम हर साल उनको खतीर रकम दी जा रही है कि जिससे उन्होंने ये काम शुरू कराए हैं। पार्क बन रहे हैं, गलियां बन रही हैं, फुटपाथ बन रहे हैं, सीवर लाइन सही की जा रही है और वो आपके पास जगह जगह उसकी रिपोर्टें भी आ रही है कि पूरे शहर में हर MNA को इंशाल्लाह इस साल भी कोई 70 से 80 करोड़ रुपए दिया जाएगा कि वो ये छोटे काम अपने इलाके में कर सके। ठीक है नकवी साहब, आप समझते हैं इस मुहिम का कोई फ़ायदा कराची के बासियों को भी होगा या फिर ये सिर्फ अलामती तौर पर है कि कम से कम एहसास दिला दिया जाए सिंध हुकूमत को, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को ये एहसास दिला दिया जाए कि एहसास कीजिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल है, अलामती तौर पर एक एहतजाज इसको कहा जा सकता है? सर देखिए, आज आपने मेरे एक बयानिए को उठाया, ये मौजू आ गया। मैं शहरियों को हर अच्छा मुल्क के अंदर उसके शहरी अपने मुल्क को, अपने शहर को ओन करते हैं। जिस वक्त ये ओनरशिप का कॉन्सेप्ट आ जाता है उस वक्त शहर दुरुस्त होने लगता है, चाहे कोई जमात भी आए। वो शहरी जब एक्टिव होता है तो वो डिमांड करता है कि मुझे ये सर्विस चाहिए, इसके मैं टैक्स देता हूँ, मैं इस शहर में रहता हूँ, मेरे हकूक है, मेरे हकूक को पामाल मत करो। तो ये कोई मेरी ये किसी जमात की तरफ से टारगेट नहीं है, ये लोगों को शऊर देना और एक्टिविज्म के लिए। ठीक है। अच्छा नकवी साहब, वैसे आखिर में ये बता दीजिएगा, ज़राए तफन्नुनी बता दीजिएगा, अगर बिलावल वाकई आ गए फिर क्या होगा? कहाँ आ जाएंगे? कराची में अगर वो आ जाते हैं, कुछ हालात भी बेहतर कर लेते हैं, तो फिर बाकी पार्टीज का क्या होगा? जी देखिए, मैं ये समझता हूँ whoever serves the people best has right to rule the people. Very simple. इसमें कौन सी बात है? हम तो ये बता रहे हैं 13 साल से इस आदमी ने सर्व नहीं किया इसकी पार्टी ने, हमें बेवकूफ बना रही है ये जमात। 13 साल हो गए और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डिलीवरी जीरो। कर ले सही जितना, इनमें कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, इनका सिर्फ जिंदगी में एक शौक है, पैसे बनाओ। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ये जर के पुजारी हैं और ये मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी है इस वक्त। ठीक है जी, फिरदौस शमीम नकवी साहब बहुत शुक्रिया आपका, सब सवेरे पाकिस्तान सब कर रहे थे। और बात तो वही है जो वो कह रहे 13 साल के अंदर अगर नहीं आए तो नकवी साहब को भी पूरी उम्मीद है कि वो आने शायद नहीं वाले हैं। तो अगर ये मुहिम शुरू होती है, और वैसे मसाइल हैं और मसाइल की निशानदही अगर शहरी करना शुरू करते हैं तो ये प्रेशर गवर्नमेंट्स पर ज़रूर पड़ना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर कोई मसाइल हैं शहरियों के तो वो गवर्नमेंट नहीं हल करने हैं, सूबाई गवर्नमेंट से खास तौर को अपने, मेरा ख्याल तो है हुकूक को हाईलाइट जरूर करना चाहिए। हमारी ये चीज़ें हैं, अपने मसाइल को हल करें और हुकूमत को ये बताएं, नुमाइंदों को, जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको बताएं कि आपके ये फ़राइज़ हैं कि ये मसला हल होना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हमारे अवाम मसलों को हाईलाइट करना शुरू कर देंगे तो जब अगली दफ़ा कोई वहाँ पर वोट लेने के लिए पहुँचता है तो फिर
जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो फिर अगले को काम भी करना पड़ता है। हमारा मसला ये है कि हम भूल जाते हैं। बिल्कुल, हम भूल जाते हैं। और दूसरा ये कि हम लोग जब वोट देते हैं, हम कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी बस यही है। हमारी जिम्मेदारी ये भी होती है जो हम जिन नुमाइंदों को लेकर आते हैं उनको कहें कि भाई आपको हमने इस वजह से वोट दिया कि आप हमारे मसले उनको हल करेंगे। हम कराची की सूरत हाल देखें, कराची के मसाइल आज तक हल नहीं हो सके। ऐसे ही है। अच्छा, आगे चलेंगे। एक और बड़ा मसला है जो कि सामने आया है 31 दिन से ज़ायद बिलिंग के मामले पर मीडिया की खबरों का अब नोटिस भी लिया गया है। नेपरा का ये कहना है कि सार्फिन शिकायत दर्ज कराएं ताकि मामले का बाकायदा तौर पर नोटिस लिया जा सके और जिन सार्फिन के साथ नाइंसाफ़ी हुई है उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि 8 माह के दौरान मुल्तान, सखर, कराची, लाहौर की बात करें, हैदराबाद, गुजरांवाला और फैसलाबाद की बात करें तो लाखों सार्फिन को बिजली के बिल जो है वो तयशुदा 31 रोज़ की बजाय 37 रोज़ की बुनियाद पर कई बार भेजे गए। और 31 रोज़ में 300 यूनिट का बिल अगर 3200 रुपये बनता है, लिहाजा इस तरह जो अगर देखा जाए तो सिर्फ एक रोज़ के इजाफे से बिलों में 600 रुपए का इजाफा हो जाता है। स्लैब बदल जाने से ना, स्लैब बदल जाने से आप लोग अंडरस्टैंड अगर इस चीज़ को करते हैं, बड़ी तादाद में लोग हैं जो अपने बिल देख के परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा कि जी कि हमारा इतना ज़्यादा बिल क्यों आ गया। वो स्लैब बदल जाती है, वो रेट जो है ऊपर चले जाते हैं और उसका बिल भी जो है अगली स्लैब के हवाले से उस लिहाज से बनेगा और सारिफ को ज़्यादा रकम जो है वो अदा करनी पड़ेगी। तो ये मामला है जिसके ऊपर हमाद अज़हर साहब ने भी अब ये कहा है कि जी कि ये रिपोर्ट सामने आई हैं जिसके ऊपर उन्होंने नोटिस लिया है। उन्होंने कहा कि जी कि इसको बाकायदा तौर पर देखा जाएगा, इसकी इंक्वायरी हो रही है और अगर ये कोई कोताही भी है दानिस्ता तौर पर, गैर दानिस्ता तौर पर, तो बाकायदा तौर पर कार्रवाई भी की जाएगी। कार्रवाई होनी भी चाहिए। ओवर बिलिंग हुई है और ये सिर्फ एक जगह पर तो गलती हुई भी नहीं, बहुत सारी जगहों पे हुई है। और उन्होंने फिर ये कहा है कि जहां अब जो शहरियों का आपका ये काम है कि आप अपना बिल को लाजमी देखें, उसको चेक करें कि कितने यूनिट्स चले और कितने मतलब काउंट हुए और किस डेट से मतलब कहां से कहां तक जो है वो ऐसे आपका बिल 31 दिन से ज्यादा, एक महीने में 31 दिन से ज्यादा का बिल नहीं डाला जा सकता। ये बिल्कुल क्लियर है। 31 दिन जो है वो मैक्सिमम है। अगर 32, 33, 34, 35, 36 या 37 तक है तो आपने फौरी शिकायत करनी है ताकि आपके साथ जो ज्यादती हुई है उसका भी इजाला हो सके और ये फैक्ट्स जो हैं ये भी सामने आ जाते हैं। दूसरी तरफ सिंध सरकार की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कराची के अवाम के मसाइल का अनोखा हल उन्होंने भी ढूंढा है। बिजली के बिलों में KMC टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है। अच्छा, शहरी पहले ही अगर देखा जाए तो बिजली के भारी भरकम बिल्स के जो है ना वो दे रहे हैं और परेशान है। अब नए एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब ने मजीद 200 रुपए KMC वसूली चार्जेस भी उसमें उन जो बिल्स हैं उनमें शामिल करने का एक मंसूबा पेश कर रही है। अच्छा, और ये वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत के इलेक्ट्रिक और KMC का इजलास हुआ था जिसमें तजवीज़ दी गई है कि इलेक्ट्रिक अपने सार्फिन से बिल के जरिए 100 रुपए से 200 रुपए KMC के लिए वसूल करे, जिससे KMC को सालाना जो है 9 बिलियन रुपए मिल रहे होंगे। तो ये एक बोझ है, इजाफी बोझ जो है वो शहरियों पर डाला जाएगा। अब ये हमने आपको बताया कि उधर से नेपरा के मामला आते हैं, इधर से ऐसी तजावीज़ हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से भी सामने आ रही हैं। तो देखना यह है कि ये कितना प्रेशर अवाम पर पड़ता है और इसका अल्टीमेटली हमने तो ये देखना है कि फिर फ़ायदा कितना हो रहा होता है। अगर ये भी आप ले लेंगे और फिर भी अवाम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होगा तो फिर अवाम तो टैक्स देने पर मजबूर हैं। जब भी आप जाएंगे कोई पैसे लेना चाहेंगे तो वो पैसे जो हैं हुकूमत को तो मिल ही जाते हैं। बिल्कुल। खैर, हम अब आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे मुआशी इस्तेहकाम की, क्योंकि हुकूमत की अगर मुआशी इस्तेहकाम की अगर बात की जाए दावों की तो सारे दावे एक तरफ, मगर दूसरी जानिब पाकिस्तान को उभरती हुई मार्केट इंडेक्स से निकाल दिया गया है। और मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स में पाकिस्तानी मार्केट की दर्जाबंदी जो है वो इमर्जिंग से कम कर दी गई है। अच्छा, वो कम करके अब उन्होंने फ्रंटियर मार्केट्स में मुंतकिल कर दिया है। कंपनी के एलामिये में बताया गया कि पाकिस्तानी कंपनीज इंडेक्स के हजम और लिक्विडिटी की जो शराइत है वो पूरी नहीं कर रही हैं। और MSCI ने ये फैसला किया है कि मार्केट के शराकतदारों के फीडबैक की बुनियाद पर ये हम फैसला जो है ये किया जा रहा है और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इमर्जिंग मार्केट तक रसाई की ज़रूरियात को पूरा किया करती थी। और मज़कूरा फैसले से कबल पाकिस्तान के मजमूई तौर पर 19 इदारे इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में शामिल भी थे। अच्छा, जिनमें 3 बड़े हजम और 16 छोटे हजम की जो हामिल कंपनीज हैं वो शामिल थी। और उधर अगर बात करें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब की तो उन्होंने इस हवाले से हुकूमत पर तनकीद भी की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का उभरती मईशतों की फहरिस्त से निकलने का मतलब ये है कि हमारे खदशात दुरुस्त निकले। हाँ जी, ऐसे ही उन्होंने हुकूमत पर वार किए हैं। उन्होंने कहा जी कि इनकी मौशी सम दुरुस्त नहीं है। हम तो कब से कह रहे थे कि मौशी आशारिये जो हमें बताए जा रहे हैं वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है और मईशत के हवाले से हुकूमत बेहतर फैसले नहीं कर रही है। तो अब उनको ये मौका मिला जिस पर उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने आलमी दर्जाबंदी में कहा कि पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली अवाम को दरपेश मुश्किलात का एतराफ़ है। और शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि 3 साल के दौरान पाकिस्तान से सरमायाकारी के लिए साजगार मुल्क होने का दर्जा भी अब छिन गया और इमरान खान को अवाम, खुशहाल और आलमी इदारों को
बदहाल नज़र आ रहे हैं और इस तरीके के मामलात हैं जो ये सूरत हाल है कि खान साहब को लगता है, वज़ीर-ए-आज़म साहब को लगता है कि हालात बेहतर हो रहे हैं, आलमी इदारे ऐसा नहीं सोचते हैं। बात करेंगे मुमताज़ माहिर मईशत डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर इमर्जिंग स्टेटस आप क्या समझते हैं, क्यों डाउनग्रेड हुआ, फ़र्क क्या पड़ता है इससे? आपने आज बहुत ही टेक्निकल सा टॉपिक एक चुना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आसान तरीन अल्फाज में आपके सामने इसको रख सकूं। देखिए, एक कंपनी है अमेरिका की जो मॉर्गन स्टैनले कहलाती है। वो मुख्तलिफ किस्म के इंडेक्सेस जो है वो बनाती है और चलाती है। उसमें से 2 इंडेक्सेस ऐसे हैं जिसका आपने जिक्र किया। एक कहलाता है इमर्जिंग मार्केट और दूसरा कहलाता है फ्रंटियर मार्केट। 2 पैमाने हैं, बहुत बड़े पैमाने जो मॉर्गन स्टैनले वाले इस्तेमाल करते हैं। एक तो साइज ऑफ द मार्केट, कि आपकी मार्केट का साइज कितना है, और दूसरा कहलाता है लिक्विडिटी, यानी कि आप कितनी आसानी से शेयर बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। साइज हमारा जो कराची स्टॉक, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का है, वो तकरीबन 50-52 अरब डॉलर का है। इसी तरह जो हमारे साथ फ्रंटियर मार्केट में और ममालिक आते हैं, उसमें बांग्लादेश है, उसमें श्रीलंका है, उसमें वियतनाम है। जो ढाका स्टॉक एक्सचेंज है उसका साइज कोई 26 अरब डॉलर का है। हमारा मैंने जैसे बताया कि 52 अरब डॉलर का है। अब लुब्बे लुबाब ये है कि इसका जो आपने सवाल किया कि इम्पैक्ट क्या होगा, आम सरमायाकार जो है उस पर इसका असर क्या होगा, तो मैं ये समझता हूँ कि उसका असर टेक्निकल जुबान में जो कहा जाता है वो कहा जाता है नेगेटिव टू न्यूट्रल। आसान अल्फाज में इसका ये हो जाएगा कि शायद थोड़ा सा मनफी हो, लेकिन ओवरऑल न्यूट्रल असर है, इसका कोई खास असर होने वाला नहीं है। अब जो सियासी प्लेयर्स हैं, मैंने देखा है कि वो शायद इसको सियासी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि जी पहले हम इमर्जिंग मार्केट में थे, अब बहुत बुरा हाल हो गया। मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई बुरा हाल नहीं हुआ। हम पहले भी फ्रंटियर मार्केट में रह चुके हैं। 2008 से कोई 2017 तक हम फ्रंटियर मार्केट में ही थे। उसके बाद 2017 से फिर आप समझिए कि 2021 में हम अब दोबारा फ्रंटियर मार्केट में जा रहे हैं, क्योंकि हमारा साइज छोटा हो गया है। और वो ये मॉर्गन स्टैनले वाले कह रहे हैं कि जी आपकी मार्केट में इतनी लिक्विडिटी नहीं है, यानी कि अगर कोई बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा सरमायाकार है जो लेट्स से $10 मिलियन, $20 मिलियन लगाना चाहता है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, तो वो ये उसको वार्निंग दे रहे हैं कि शायद लिक्विडिटी इतनी ना हो कि आप आसानी से खरीदो फरोख्त ना कर सके। और कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं। ठीक है फ़ारूक सलीम साहब, हमें ये बता दें कि पाकिस्तान को वापस इमर्जिंग मार्केट स्टेटस हासिल करने के लिए अब क्या करना होगा, और कितना साइज बड़ा करना होगा, और सर ज़रूरत भी कितनी है हमें फौरी तौर पर ये इक़दाम करने की? देखिए, हमारी मार्केट की काफी सारी कमजोरियां हैं। एक बहुत बड़ी कमजोरी ये है कि वो समझते हैं कि लिक्विडिटी नहीं है। अगर आपने बहुत सारे शेयर्स खरीदने हो तो आप आसानी से खरीद या बेच नहीं सकते। एक अभी पाइड जो है पाकिस्तान, हमारा जो इदारा है, उसने स्टडी की है। वो कहते हैं कि 31 खानदान है पाकिस्तान के अंदर। अगर आपको याद होगा कि 22 खानदान वो महबूबुल हक के जमाने में कहा जाता था कि वो सारी पाकिस्तान की इंडस्ट्री कंट्रोल करते हैं। इसी तरह ये कह रहे हैं कि 31 खानदान हैं जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करते हैं। तकरीबन 756 अशखास का उन्होंने जिक्र किया है कि वही डायरेक्टर्स हैं मुख्तलिफ कंपनीज के, और वो डोमिनेट कर रहे हैं पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को। इसी तरह जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, उसके जो कवानीन है या उसके ऊपर जो अमल दरामद होता है वो अच्छा नहीं होता, यानी कि शफाफियत नजर नहीं आती। बहुत थोड़े से खानदान हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं। तो इन चीजों को दूर करना होगा। SECP जो है, जो रेगुलेटर है हमारी स्टॉक एक्सचेंज का, उसको ये समझना होगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं, और जो आलमी दुनिया है वो सोचती है कि इन प्रॉब्लम्स को दूर करना जरूरी होगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात थे डॉक्टर साहब के माहिराना राय ये है कि जिस तरह से अगर इसको हम पॉलिटिकली देख लें या जितना भी कर लिया जाए, पॉलिटिकली इसको नहीं लेना चाहिए। कोई ख़ास फ़र्क जो है पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको नहीं पड़ रहा होगा, और लिक्विडिटी की जो टर्म है उसको थोड़ा सा डिफाइन कर रहे थे। तो वो जो बड़ा इन्वेस्टर कोई आ रहा होता है उसको सिर्फ ये मुतनब्बे एक तरह से किया गया कि जी कि लिक्विडिटी जो है
उस हवाले से अगर आप लिक्विडेट होना चाहते हैं तो वो कम मतलब उसमें जिस तरह से अगर क्योंकि शहबाज वो शरीफ साहब एक्सपेंशन का जिस तरह ज़रूरी है से उसके बयान लिए। आया तो उन्होंने कहा कि इसको पॉलिटिकली इतना हाइप देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म पर उन्होंने कहा कि अगर हम देखें तो पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर की तरफ लेके जाने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो मार्केट है इसके हवाले से। तो ये बहुत ज़रूरी था कि इस बात को कम से कम डिस्कस ज़रूर किया जाता कि इससे इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तानी मार्केट के ऊपर। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।